नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार में धर्म के नाम पर कहां हुआ अधर्म, पूरे देश में कोरोना का अपडेट क्या है और बिहार में आज क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुंबई के केके आर्ट कंपाउंड में आग लगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है, जहां मुंबई के केके आर्ट कंपाउंड में भीषण आग लगी है। भाईखला के मदनपुर क्षेत्र में भीषण आग की खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि राहत और बचाव में जुटी है दमकल की टीम। तो देखिए ये बड़ी खबर मुंबई से, जहां मुंबई के केके आर्ट कंपाउंड में भीषण आग लगी है। लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, और भाईखला के मदनपुर क्षेत्र में ये भीषण आग की घटना सामने आई है। लगातार राहत और बचाव में दमकल की टीम फिलहाल जुटी हुई है। तो बड़ी खबर मुंबई से, जहां केके आर्ट कंपाउंड में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये आग भयावह है और लगातार जो राहत और बचाव का कार्य जारी है। दमकल की टीम मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने, दमकल की टीम मौजूद है और लगातार आग पर राहत बचाव की जो है कोशिश जारी है। तो मुंबई से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुंबई के केके कंपाउंड में भीषण आग लगी है और राहत बचाव की टीम लगातार मौजूद है और राहत बचाव कार्य जारी है। केके कंपाउंड में भीषण आग की ये तस्वीर आपके सामने। लगातार दमकल की टीम आग पर काबू करने की कोशिश में जुटी हुई है। और फिलहाल आपको बताते चले कि आग किन वजहों से लगी है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। और ये बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां मुंबई के केके आर्ट कंपाउंड में ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने। लगातार राहत बचाव कार्य में दमकल की टीम जुटी हुई है। किन वजहों से आग लगा है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात धर्म के नाम पर अधर्म की। 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद बेतिया के इंद्रवा बाजार में अतिक्रमण की गई ईदगाह की दीवार गिरा दी गई। अतिक्रमण हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। कल से लेकर आज तक इंद्रवा बाजार में ईदगाह की दीवार को लेकर क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर खबर तो समझिए। और इस तरह ध्वस्त हो गई ईदगाह की दीवार। जेसीबी मशीन से अतिक्रमित ईदगाह की दीवार गिर गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच इनरवा बाजार से अतिक्रमण हटा दिया गया। लेकिन ईदगाह से अतिक्रमण हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। दरअसल मंगलवार को भी पुलिस ईदगाह से अतिक्रमण हटाने गई थी, लेकिन ईदगाह की दीवार को तोड़ने के लिए जैसे ही जेसीबी मशीन लगाई गई, हंगामा शुरू हो गया। आसपास के मुसलमानों ने पत्थरों से प्रशासन की टीम पर हमला बोल दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पत्थर चला रहे हैं। भीड़ के आगे लाचार पुलिस को बिना अतिक्रमण हटाए वापस लौटना पड़ गया था। लेकिन बुधवार को पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ ईदगाह की दीवार को नेस्तनाबूद कर अतिक्रमण खाली करा दिया। ये इंडो नेपाल बॉर्डर रोड के अंतर्गत आता है, तो इन लोगों से अतिक्रमण खाली करा लिया गया है। शांतिपूर्वक ढंग से अतिक्रमण खाली हुआ। हालांकि शांतिपूर्ण नहीं हुई, शुरुआत में सभी चीज़ें ठीक से ही रही, लेकिन शाम में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। इस संबंध में FIR भी दर्ज कराया गया है। मजिस्ट्रेट के वहाँ पे मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट के बयान पर केस दर्ज कराया गया। दरअसल जिस इनरवा बाजार में अतिक्रमण हुआ था, वो एरिया इंडो नेपाल सीमा के पास है। अतिक्रमण की वजह से सीमा सड़क का काम सालों से लंबित था, जिसको लेकर 6 जनवरी को ही अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने सूचना दे दी थी। इसी क्रम में मंगलवार को इनरवा बाजार से अतिक्रमण खाली कराया जा रहा था, लेकिन लोग भड़क गए। फिलहाल पुलिस पर पत्थर चलाने वाले 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है। ईदगाह की दीवार तो गिर गई, लेकिन मंगलवार की इन तस्वीरों के बाद ये सवाल अब भी कायम है कि ईदगाह से अतिक्रमण हटाना गुनाह है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। चलिए पूरी रिपोर्ट आपने देख ली, अब जरा खबर तो समझिए। अवैध कब्जा कर उस पर निर्माण करना ही अतिक्रमण कहलाता है और सरकारी जमीन पर कब्जा गैर कानूनी है।
ईदगाह एक धार्मिक स्थल होता है और धर्म कभी भी अधर्म की इजाजत नहीं देता, इसे समझने की जरूरत है। इंद्रवा बाजार में सरकार के खिलाफ अधर्म क्या किया गया, अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस पर पत्थर चलाए गए, तस्वीरें आपने भी देखी, और ड्यूटी पर तैनात पुलिस पर हमला भी अधर्म है। 6 जनवरी की बात करें तो 6 जनवरी के ही प्रशासन ने खाली करने की सूचना दी थी और सूचना के बाद भी अतिक्रमण हटाने का विरोध हुआ, जो कि गलत है। फिलहाल पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर झारखंड के गोड्डा से आपको बता दें, जहां कब्रिस्तान के बाहर नमाज अदा करने को लेकर 2 गुटों में आमने सामने टक्कर हो गई और बरमसिया में सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़े, इसके लिए कब्रिस्तान के बाहर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। विरोध कर रहे लोगों की माने तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज सुबह कब्रिस्तान के घेरा को छोड़ गौचर जमीन पर नमाज अदा करने का ऐलान किया, जिसका गांव के लोगों ने विरोध किया और लोगों का कहना है कि 2 साल पहले मुस्लिम समुदाय ने कब्रिस्तान की जमीन को घेर लिया, तो अब गोचर पर नमाज क्यों अदा की जाए। मुस्लिम समुदाय का कहना है इस पूरे मामले में कि जनाजा की नमाज बंद 4 दीवारी के अंदर नहीं की जा सकती, इसलिए नमाज बाहर करने को लेकर कहा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को शांत करा दिया है। जो यहाँ पर इंटीग्रेट किया, उनका कहना है कि सर गांव में कुछ लोग र्यूमर फैला रहे हैं, जो हम लोग वहाँ पढ़ने नहीं देंगे। अच्छा, गांव के कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। हाँ, इस टाइप का र्यूमर फैलाया था। अच्छा, इसी की एहतियात के तौर पर हम लोग पहुँचे। बाहर में गोचर जगह है, तो जो गोचर जगह में उसको मवेशी के लिए चरने के लिए है, वो मवेशी चरेगा अपना, वहाँ उसको नमाज पढ़ने के लिए वहाँ नहीं जगह मिला जाएगा। इससे पहले लोग नमाज कहाँ पढ़े? उससे पहले वो लोग पढ़ रहा था अपना ग्राउंड के अंदर में। अच्छा, ग्राउंड कब बना है ये? ग्राउंड 2 साल पहले बना है। पहले पूरा खुला था। 2 साल बाद वो लोग अपना नापी करके अपना ग्राउंड बनाया, तो अपना ग्राउंड में वो पढ़े, अपना ग्राउंड में अपना जो भी करे, हम लोग से उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब कब्रिस्तान जो घेरा गया उसके बाद से ये सब आज फर्स्ट डेट किया है। अच्छा, आज फर्स्ट डेट हुआ है, आज से शुरुआत सब बाहर में गौचर जगह में जनाजा पढ़ने का शुरुआत आज ही सब कर रहा है। अच्छा, और हम लोग का 107 केस चल रहा है, दोनों पक्ष, उधर नोट हो, हम लोग का भी नोट। तो केस अभी एसडीओ कोर्ट में हम लोग तारीख करते जा रहे हैं। तो आज सब सुबह जब डेट किया तो रेडियो में ऐलान से किया, मस्जिद में कि नहीं, सो आज ऐसे ऐसे हम लोग का डेट किया है, तो कब्रिस्तान से बाहर में जनाजा पढ़ा जाएगा। तब हम लोग को मालूम है, तो हम लोग थाना खबर किए। चलिए अब इस पूरे खबर को समझिए। नमाज पढ़ने के लिए कब्रिस्तान में जगह दी गई है और मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान के बाहर नमाज पढ़ना चाहते हैं। गोचर जमीन पर नमाज क्यों अदा करना चाहता है मुस्लिम समुदाय, ये सवाल है। और ईश्वर या अल्लाह की इबादत कहीं भी हो सकती है, घर में लोग नमाज अदा करते हैं, ऐसा भी देखा जाता है, फिर गोचर जमीन पर नमाज अदा करने पर क्यों अड़े मुसलमान। बढ़ते हैं आगे और चलिए अब बात कोरोना की। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कोरोना से जुड़ी बिहार की हर एक खबर बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले कोरोना को लेकर बिहार के साथ साथ देश में क्या अपडेट है वो जान लीजिए। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और देश भर की बात करें तो देश भर में पिछले 24 घंटे में 1,93,000 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 442 लोगों की मौतें रिपोर्ट की गई है और तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 9 लाख के पार पहुंच चुका है। तो लगातार कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज करीब 27,000 केस सामने आए हैं, जो बेहद चिंताजनक है। दिल्ली में कोरोना से बीते 24 घंटे में 40 लोगों की मौतें हुई है। वहीं बिहार में आज 6,414 नए केस सामने आए। लगातार बिहार में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बिहार में 39 में से सिर्फ 3 ऐसे जिले हैं जहां 20 से कम केसेस आए हैं। पटना की बात करें तो पटना में 2014 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और बिहार में मौजूदा हालात को देखते हुए आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की भी बैठक हुई। फिलहाल कोरोना गाइडलाइन में कोई बदलाव का फैसला नहीं लिया गया है, मतलब पुरानी गाइडलाइन का पालन करना होगा और लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उसे देखकर यह समझना जरूरी है कि फिलहाल सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। बढ़ते आगे, देश भर में खासकर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। एहतियातन कई तरह की पाबंदी लगाई गई है।
लिहाजा बिहार में काम करने वाले लोगों के दिमाग में 2 साल पहले वाली तस्वीर आने लगी है। लिहाजा लोग एक बार फिर बिहार का रुख करने लगे हैं। हो जाएगी 2 नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है। छुक छुक करती ट्रेन स्टेशन पर आ तो गई, लेकिन ट्रेनों में बैठने वाले लोगों का दिल धक धक कर रहा है। मोटरी गेठरी बाल बच्चों के साथ बिहार लौटने वाले ये वो लोग हैं जो दूसरी लहर की मार के बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर परदेश कमाने गए थे, लेकिन तीसरी लहर ने एक बार फिर ऐसा बेहाल कर दिया कि पांव बरबस घर की ओर लौटने लगे। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो ठचाठच भरे हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें वापस से लॉकडाउन लगने की जो आशंका है वो उनके मन में है और उसको लेकर के वो काफ़ी डरे हुए हैं, भयभीत हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं जगह खाली नहीं है, नीचे बैठकर लोग आ रहे हैं, मगर आ रहे हैं वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि जो उनकी तकलीफ़ें हैं कोरोना की वजह से उनको वो लग रहा है कि स्थिति भयावह एक बार फिर से हो, उसके पहले वो अपने घर की ओर लौटना चाहते हैं। दिल्ली, मुंबई, अंबाला जैसे बड़े शहरों में कोरोना विस्फोट ने एक बार फिर अपनी कर्मभूमि से उखाड़ दिया। पटना स्टेशन ही नहीं, बिहार के दूसरे रेलवे स्टेशनों पर भी अलग अलग हिस्सों से लोग बिहार पहुंच रहे हैं। ये है अररिया स्टेशन की तस्वीर, जहां पंजाब हरियाणा से लोग अपने घर लौटे हैं। लौटने वाले लोगों के शब्द भले ही अलग हों, लेकिन असल वजह बस एक है, पिछली बार की तरह लॉकडाउन का डर। हम अम्बाला से आ रहे हैं, मजदूर हैं, काम करके आ रहे हैं। क्या काम करते थे वहाँ? हम लोग काम कर रहे हैं पेंट का। जी सर। किस वजह से आए हैं? लॉकडाउन का डर से? लॉकडाउन की वजह से आए हैं सर, वहाँ से अम्बाला खेती-बाड़ी का काम कर। खेती-बाड़ी का तो क्या लॉकडाउन का डर था इसलिए आ गए क्या? हाँ, लॉकडाउन का डर था इसीलिए आए। पहली और दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए डर लाजमी है, क्योंकि देश में पिछले 24 घंटे में 1,93,000 नए कोरोना के केस मिले हैं और 442 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में कोरोना ब्लास्ट हो रहा है और पाबंदियां भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी और अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए, पूरी रिपोर्ट आपने देख ली, अब खबर तो समझिए। ये समझने की जरूरत है कि अभी देश में कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगा है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सावधानी के लिए पाबंदी लगाई गई है और ये पाबंदी कोरोना के रोकथाम के लिए है, हमारे और आपके लिए है। पाबंदी आपकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है। बेहतर यही होगा जो जहां है वहीं रहें और बाहर से आने पर संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ सकता है, परिवार के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। लिहाजा पलायन नहीं, पाबंदियों का पालन करें और ये पाबंदियां कोरोना के रोकथाम के लिए बेहद जरूरी है। हालात का सामना धैर्य के साथ करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। बढ़ते हैं आगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना हो गया, जिनके स्वस्थ होने के लिए पटना के जेडीयू कार्यकर्ताओं में हवन पूजन और दुर्गा पाठ किया गया। वहीं दूसरी तरफ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने घरों को सैनिटाइज भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। ये हवन पूजन और मंत्रोच्चार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर किया जा रहा है, जो कोरोना की चपेट में है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटना सचिवालय के नौलखा मंदिर में दुर्गा पाठ किया और नीतीश कुमार के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें स्वस्थ को लेकर के, उन्हें जल्द ठीक हो, इस कामना को लेकर के यहाँ पटना में यज्ञ किया जा रहा है और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पाठ भी कर रहे हैं और यहाँ पे हवन किया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो जल्द ठीक हो। और यहाँ पे जरा देखिए कि जो कार्यकर्ता है वो हाथों में नीतीश कुमार और जो प्रदेश अध्यक्ष है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, दोनों को यहाँ तस्वीरें सामने रख करके और यज्ञ किया जा रहा है ताकि यहाँ पे जल्द से जल्द स्वस्थ हो और यहाँ पे मुख्यमंत्री फिर से वो काम पे लौटे। एक तरफ पटना में सीएम नीतीश कुमार के जल्द स्वास्थ्य होने को लेकर हवन पूजन किया गया, तो दूसरी तरफ पटना नगर निगम ने बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बंगलों को सैनिटाइज कराया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये
उप मुख्यमंत्री बिहार के जो तारकिशोर प्रसाद हैं उनका ये आवास है, सरकारी आवास है और इस आवास का जो है सैनिटाइजेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। आपको हम पहले दिखाते हैं, ये तारकिशोर प्रसाद जी का जो है ये बंगलो है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे बंगले का जो है वो सैनिटाइजेशन का काम जो है ये नगर निगम के द्वारा किया गया है। हालांकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, फिर भी तारकिशोर प्रसाद के आवास के साथ साथ बिहार के तमाम बड़े नेताओं के आवास को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये रेणु देवी का आवास है और यहाँ पे जो पटना नगर निगम के जो कर्मी हैं वो टैंक लेकर के, जो सैनिटाइजेशन का जो टैंक है वो लेकर के आए हैं और यहाँ आकर के इस पूरे घर का इन्होंने सैनिटाइजेशन का काम किया है। और इस तरह से कह सकते हैं कि लगातार जो बिहार में मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री का अगर आवास की हम बात करें तो वहाँ पे भी सैनिटाइजेशन का काम किया गया। नीतीश कुमार की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही उनके जल्द स्वास्थ्य होने के लिए दुआओं का दौर जारी है। वैसे लोग कहते भी हैं कि भले ही दवा का असर देर से हो, दुआएं जल्दी असर करती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर तो समझिए। संक्रमण के नए मामले में बिहार देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल हो गया है और बिहार में संक्रमण की जो रफ्तार है वो काफी तेज है। बिहार में आज की बात करें तो आज 6,414 नए केसेस सामने आए हैं कोरोना के, मतलब हर घंटे 268 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। 39 जिलों में से 20 ऐसे जिले हैं जहां रोज है 100 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। पटना एम्स में 24 घंटे में 3 मरीजों की मौतें जो है वो रिपोर्ट की गई है। सहरसा में 12 साल के बच्चे की कोरोना से मौत की खबर सामने आई, जो चिंता बढ़ाने वाली है। जाहिर है कि ऐसे हालात में और सावधान रहने की जरूरत है। बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। और बढ़ते हैं आगे। बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी अब बड़े बड़े रूरल मार्ट खुलने लगे हैं, जिन्हें ग्रामीण बाजार नाम दिया गया है। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये मार्ट किसी पूंजीपतियों ने नहीं शुरू किया है, बल्कि इन्हें शुरू किया है जीविका दीदी ने। नमक, आटा, चावल, दाल, साबुन और सर्फ के साथ साथ वो सारा सामान यहाँ उपलब्ध है जो आप अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं। देखने से लग रहा है जैसे किसी बड़े शहर का कोई मार्ट हो, लेकिन ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये किसी बड़े शहर की तस्वीर नहीं, पटना से करीब 40 किलोमीटर दूर विक्रम इलाके के एक कस्बे की तस्वीर है। और भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये है कि इस ग्रामीण बाजार को 40 जीविका दीदियों ने मिलकर खोला है और खुद ही चला भी रही हैं। इसमें हम लोग 40 मेंबर जुटे हुए हैं और मिल के ये ग्रामीण बाजार खुला है, जिसमें जीविका दीदी का टाइम सामान अपना ऑर्डर करती हैं कि दीदी हमको इतना सामान चाहिए, तो हम उनको उतना पहुंचवा देते हैं। ग्रामीण बाजार खोलने के लिए सभी दीदियों ने 2-2 हजार रुपए दिए हैं। 4 महीने के अंदर ही इस बाजार से जुड़ी जीविका दीदियों को काफी फायदा होने लगा है। पहले परेशानी था, दुकान घर में कर दिए थे, पहले बहुत परेशानी था। ये अपना दुकान हो गया, आते हैं ऑर्डर कर देते हैं, सामान घर पर पहुंच जाता है। इससे हम लोग को बहुत लाभ है जीविका में जुटने से। ग्रामीण बाजार की शुरुआत 2018 में हुई थी। फिलहाल बिहार के 22 जिले के 68 प्रखंडों में जीविका दीदी इसका संचालन कर रही हैं। सिर्फ पटना जिले में ही 6 रूरल मार्ट हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किराना दुकान का संचालन कर अपनी जीविका चलाने वाली जीविका दीदियों को गुणवत्तापूर्ण सही दाम पर सामुदायिक संगठनों के बनाए गए सामान के लिए बाजार उपलब्ध करवाना है। हम लोग अपना किफायती दाम में ले जाते हैं, जब जरूरत पड़ता है फ़ोन से सर से बात करके अपना पूरे सामान ऑर्डर करके निकलवा लेते हैं और ले जाते हैं। यहाँ से सस्ते दाम में अच्छा दाम में मिलता है, अपना प्रॉफिट भी अच्छा होता है। यहीं से अपना पूरे सामान, अपना बाजार ही है, अपना से ग्रामीण बाजार से उठाते हैं, सब दिन ले जाते हैं। ग्रामीण बाजार खोलने के लिए सरकार के जीविका समूह की तरफ से ग्रांट के रूप में जीविका दीदियों को 19,78,000 रुपए दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर जीविका दीदी भी अपना अंशदान करती हैं
और इससे जो मुनाफा होता है जीविका समूह की सभी दीदियों को बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ये दीदियाँ जो दुकान चला रही हैं उनको तो फ़ायदा हो ही रहा है अपने दुकान से, जो यहाँ से मार्ट से जो फ़ायदा होगा ये भी पैसा उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 50% पैसा उनको वापस किया जाएगा। तो इस तरह से दो फ़ायदे हैं उनके, और दीदियाँ काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें आगे आ रही हैं और अपना जो फ़ायदा है दुकान का वो बढ़ा रही हैं। बिहार में जीविका दीदी का समूह लगातार बढ़ता जा रहा है। 2007 से अब तक 10,31,000 स्वयं सहायता समूह से 1,27,00,000 परिवारों का जीविकोपार्जन गतिविधियों से जोड़ा गया है, जो रोजगार के लिए अलग अलग माध्यमों पर काम कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। गोपालगंज में आक्रोशित भीड़ ने